साल 1979 में अमेरिका ने अपने दुश्मन ईरान के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए, जिसके तहत अमेरिका ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक, ट्रेड, साइंटिफिक और मिलिट्री सेक्टर्स में काफी प्रतिबंध लगा दिए थे। अब 1979 का वो दौर जब कोई भी मिलिट्री या इकोनॉमिक सेक्टर में इतना स्ट्रांग नहीं था, तब पूरी दुनिया एक सुर में वही गाती थी जो अमेरिका कह दिया करता था। और उस समय अगर कोई देश अमेरिका की नहीं मानता था तो टेक्निकली पूरा विश्व उस देश का बहिष्कार कर दिया करता था। इन्हीं कारणों की वजह से एज एक्सपेक्टेड सैंक्शंस के बाद 1980 में ईरान ने बहुत सी दिक्कतें झेली, जिस वजह से लोगों में अमेरिका का डर और ज्यादा बढ़ गया था। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, आज अमेरिका से कोई डरता ही नहीं। क्यों? वेल, खुद ही देख लो। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद जब अमेरिका और पश्चिम के बहुत से देशों ने रूस पर सैंक्शन लगाए तो उन्हें लगा कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे और उसे इस कगार पर ले आएंगे कि वो रहम की भीख मांगेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहां वेस्ट के प्रतिबंधों के बाद रूस की इकोनॉमी को डूब जाना चाहिए था, वही इकोनॉमिक्स टाइम्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से रूस अपने एक्सपोर्ट्स को हर महीने बढ़ा रहा है। और अभी अप्रैल में तो रूस ने अपना पोस्ट इन्वेजन ऑल टाइम हाई हिट किया है, जिसके तहत रूस ने सिर्फ एक साल में अपने एक्सपोर्ट को 10 गुना बढ़ा दिया है। टेक्निकली अब हालात ये हो चुके हैं कि अमेरिका चाहे किसी भी देश पर कितना ही प्रतिबंध क्यों न लगा ले, पूरे विश्व में अब किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका के ओपिनियन की वजह से कोई अपने रिश्ते और अपना ट्रेड बिगाड़ने को तैयार ही नहीं। हालांकि ऐसे में सवाल ये आता है कि वो अमेरिका जिसका 80 के दशक में इतना ज्यादा खौफ था कि उसके सैंक्शंस की वजह से कंट्रीज बर्बाद होने के कगार पर आ जाती थी, उसी अमेरिका के द्वारा लगाए गए सैंक्शंस आज बाकी देशों के लिए वरदान क्यों साबित हो रहे हैं? मैं हूं सैम और आज के इस वीडियो में हम अमेरिका की इसी डूबती लुटिया को डिकोड करने वाले हैं। बेसिकली ये पूरी कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 2022 के दिन, जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके एक ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत करी। रशिया की यूक्रेन से कुछ मेजर सिक्योरिटी रिलेटेड जियोपॉलिटिकल डिमांड्स थी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण डिमांड थी यूक्रेन द्वारा एक रिटर्न गारंटी कि यूक्रेन आने वाले समय में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उर्फ नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। एज यू ऑल नो, यूक्रेन ने इस तरह का कोई भी कमिटमेंट रशिया को नहीं दिया और कई महीनों के सब्र के बाद दोनों देशों में जंग छिड़ गई, जो आज करीब 1.5 साल बाद भी जारी है। अब सवाल ये आता है कि इस पूरे मामले में अमेरिका कहां से आ गया? वेल, एक लाइन में बताऊं तो इसलिए क्योंकि अमेरिका को दूसरे के मैटर में कूदने की चुल मची रहती है। सबसे पहले 6 अप्रैल 2022 के दिन व्हाइट हाउस ने ये रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने G7 देशों, यूरोपियन यूनियन और अमेरिकी सरकार के कोलैबोरेशन के साथ रशिया पर बहुत से सैंक्शन लगाए, इस उम्मीद में कि उनके इस कदम को उठाने के बाद रूस की इकोनॉमी धीरे धीरे चकनाचूर हो जाएगी और अंत में रशिया के पास इतना पैसा बचेगा ही नहीं कि वो युद्ध लड़ पाए, जिसके बाद रूस को खुद रहम की भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पूरे वेस्ट ने सोचा कि ये तो बहुत तगड़ा प्लान है और सब ने चौड़ में आकर रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। उस समय इसका असर रूस की इकोनॉमी पर जरूर पड़ा था, क्योंकि इस फैसले के बाद रशियन करेंसी करीब 20% तक गिर गई थी। लेकिन ये मंदी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि बहुत जल्द रशिया का बिजनेस वापस से बढ़ने लगा और उसकी करेंसी दोबारा ग्रो होकर स्टेबलाइज हो गई। आज की डेट में अमेरिका 300 से ज्यादा प्रतिबंध रशिया पर लगा चुका है, लेकिन अब भी रशिया लगातार ग्रो करता जा रहा है और उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मैक्सिमम देश आज अमेरिका की बात बिल्कुल नहीं मान रहे। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रतिबंध लगा रहे हो या नहीं। उन्होंने किसी दूसरे देश के इन्फ्लुएंस में अपना बिजनेस रूस के साथ बंद नहीं किया। दूसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि रशिया के पास वो रिसोर्स है जिसके चारों तरफ आज पूरी दुनिया घूमती है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं तेल की। गाड़ी से लेकर बिजली तक आज सब कुछ कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तेल से ही जुड़ा हुआ है, जिस वजह से कोई भी देश एक ऐसे देश के साथ तो बिल्कुल दुश्मनी नहीं मोल लेगा जिसके पास तेल का इतना बड़ा खजाना हो। अच्छा, इसके बाद आप रशिया का दिमाग देखिए। अपने तेल की डिमांड बढ़ाने के लिए नेशनल मार्केट में अपने पैरों को सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया, ताकि जो लोग अमेरिका की बातों को नहीं मान रहे हैं या एक सॉफ्ट कॉर्नर पर खड़े हैं, वह भी रशिया के तेल की डिमांड करने लगे और अमेरिका का वर्चस्व कम हो जाए। इस पूरी सिचुएशन पर पूरी दुनिया भारत की ओर भी देख रही थी, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत और रशिया की दोस्ती ऐसी है कि अगर भारत चाहे तो किसी न किसी एंगल से इस युद्ध को रुकवा सकता है रशिया को बोल के। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट इज हिपोक्रेट। 1971 की इंडो पाक वॉर में यूरोप पाकिस्तान की मदद कर रहा था,
चाइना दूसरी तरफ से हमला करने को तैयार था और पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी युद्ध चल रहा था। भारतीय मिलिट्री डिसएडवांटेज में थी। इस बात को जानते हुए अमेरिका को टेक्निकली युद्ध रोकने के लिए भारत का साथ देना चाहिए था, लेकिन अमेरिका की हिपोक्रेसी देखिए कि पाकिस्तान को उल्टा मिलिट्री सपोर्ट देना शुरू कर दिया। और उस वक्त जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी, तब इकलौता रूस ही ऐसा देश था जिसने भारत का साथ देकर जंग जीतने में मदद करी थी। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जब अमेरिका ने भारत को बीच मझधार पर छोड़कर धोखा दिया हो, जबकि रूस ने पहले दिन से आज तक हर कदम पर भारत का साथ दिया है। कल को अगर भारत पर कोई आपदा आ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अमेरिका अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा, लेकिन रूस जितनी हो सकेगा उतनी मदद करेगा। ऐसे में जब पहली बार रूस को मदद की जरूरत है तो भारत क्यों पीछे रहे? लेफ्टिस्ट कहो या राइटिस्ट या गोदी मीडिया का भक्त, लेकिन हकीकत तो यह भी है कि मोदी के आने के बाद भारत का इंटरनेशनल स्टेटस तो जरूर बढ़ा है। ऊपर से इस जयशंकर ने जब से फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली है तब से तो ये रुतबा और बढ़ चुका है, जिस वजह से इंडिया के डिनाइल साइड पर रहने के कारण बाकी कई देशों ने भी अमेरिका के सैंक्शंस पर इतना गौर नहीं किया और रशिया का तेल खरीद लिया और खरीदते जा रहे हैं। अब यहाँ पर वो अमेरिका जिसकी ऑलरेडी कोई इज्जत नहीं कर रहा था, उसने एक और गलती कर दी और वो थी विश्व के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देश चाइना पर सैंक्शन लगाने की। दुनिया भर में शायद ही कोई देश ऐसा होगा जो चाइना से एक पैसे का बिजनेस ना करता हो। पैर उठाकर आप किसी भी देश में चले जाइए, आपको हर तीसरा सामान कंप्लीटली या पार्शियली चाइना का ही मिलेगा। चाइना पूरी दुनिया को इतना कुछ सप्लाई करता है कि उसके बिना आज प्रोडक्शन साइकिल इमेजिन भी नहीं करी जा सकती। ऐसे में अगर आप किसी इतने इंपॉर्टेंट देश के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे तो कोई कैसे मान पाएगा? जिस वजह से यहाँ पर भी किसी ने अमेरिका की नहीं मानी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका की वैल्यू और ज्यादा गिर गई। मुंह पर तमाचा मारने वाली बात तो यह थी कि जिन दो देशों को अमेरिका ने पूरी दुनिया से अलग करने की सोची थी, वो दो देश एक दूसरे के करीब आ गए। प्रतिबंधों के कारण चाइना और रूस के बीच इतनी गहरी दोस्ती हुई और ये दोनों के बीच इतना बिजनेस हो रहा है कि हर महीने दोनों देशों के बीच होने वाले बिजनेस नए रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। अमेरिका अपनी जिस डॉलर की धौंस दिखाता है, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रशिया और चाइना के बीच होने वाले ट्रेड चाइनीज युआन में हो रहे हैं। भारत भी इंडियन रुपीस में ही अब रशिया के साथ बहुत ज्यादा बिजनेस करने लगा है। हालांकि उसकी कुछ दिक्कतें भी हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ना सिर्फ आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जिस वजह से कोई अमेरिका के निर्देशों और सैंक्शंस को सीरियसली नहीं ले रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग देश अपने अपने तरीकों से डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिस पर अभी कुछ महीने पहले हमने एक बहुत डिटेल वीडियो अपलोड किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजे की बात यह भी है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका के पास है, करीब 31 ट्रिलियन डॉलर का। और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो अमेरिका के पास इस सेक्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं है। बस वर्ल्ड की मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज ही अमेरिकी इकोनॉमी को पंप कर रही है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका रूस से तेल नहीं मांगेगा तो अमेरिका और यूरोप अपनी ऑयल सप्लाई को कैसे फुलफिल करते हैं। इसके सॉल्यूशन में अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। भारत पहले रूस से तेल मंगवाता था और फिर अपने प्लांट्स में रूस से मंगवाए हुए उस कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद भारत वही रिफाइंड तेल अमेरिका और यूरोप भेज देता था और बाद में अमेरिका और यूरोप जैसे देश उस तेल को इस्तेमाल करते हैं। और गौर करोगे तो टेक्निकली अमेरिका और यूरोप रशिया का ही तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स के हिसाब से फिर भी रशिया और अमेरिका के बीच कोई बिजनेस नहीं हो रहा। अमेरिका के ऊपर आफत आ रही है और पूरी दुनिया उसे देख सकती है, लेकिन फिर भी अमेरिका अपनी रंगबाजी छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने अभी खुद ही सुन लिया। मत छोड़ो रंगबाजी, भारत को तो फायदा मिल ही रहा है। हालांकि भारत के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि समय के साथ साथ चाइना और रशिया एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आते जा रहे हैं और चाइना की करीबी इतिहास में कई बार ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत के लिए खतरनाक साबित हो चुकी है। ऐसे में आपके हिसाब से क्या दोनों देशों के बीच बढ़ती ये नजदीकियां आगे जाकर भारत के लिए मुसीबत बन सकती है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।